हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद्या। आज बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज कॉल्ड मनी। चैप्टर मनी की मैं रिवीजन करवाने वाला हूं बिकॉज योर सितंबर एग्जाम्स आर कमिंग। इसमें मनी और बैंकिंग से आपको 6 नंबर का पेपर आता है सीबीएसई में। वही पैटर्न बहुत सारे टीचर्स ने इस बार भी फॉलो किया सितंबर में। तो ध्यान रखना, मनी और बैंकिंग चैप्टर से 6 मार्क्स के लिए हमें अच्छे से प्रिपेयर रहना है। बहुत ईजी चैप्टर्स हैं। पहले मनी समझाऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं बैंकिंग के बारे में समझाऊंगा। आज बात करते हैं मनी के ऊपर। इस 15 से 20 मिनट की वीडियो में आपको मनी के बारे में अच्छे से समझ आ जाएगा। और जितने क्वेश्चंस बनते हैं, पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जितने क्वेश्चंस बनते हैं सीबीएसई पैटर्न के, उस सारे क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूं। ठीक है, बात करते हैं मनी के ऊपर। मनी क्या है? मनी से पहले वी नो हमारे पास क्या होता था? बार्टर सिस्टम। और बार्टर सिस्टम का मतलब क्या था? कमोडिटी फॉर कमोडिटी। हम कमोडिटी देते थे फॉर कमोडिटी। मान लो मैंने टमाटोज की प्रोडक्शन करी है, साथ वाले ने अनियंस की करी है। आई विल बी गिविंग देम अनियंस, दे विल बी गिविंग मी टमाटोज। ऐसे ही मैंने किसी को शूज बना के दे दिए, उसने मुझे क्लोथ्स दे दिए। मैंने किसी को व्हीट बना के दे दिया, उसने मुझे कुछ और दे दिया। मतलब अलग अलग चीजों के बदले में चीजें मिलती थी। दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। अब ये सिस्टम हो गया फेल। 1800 सेंचुरी के अंदर हम बार्टर सिस्टम को बंद करके कॉइन्स पे आ गए थे। ठीक है, मनी की जरूरत क्यों पड़ी हमें? क्योंकि इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे बार्टर सिस्टम के, जिसकी वजह से मनी की जरूरत पड़ी। एक सीक्वेंस में चलाता हूं। बार्टर सिस्टम मैंने आपको बता दिया, कमोडिटी फॉर कमोडिटी। आप किसी चीज के बदले में कोई चीज ले रहे हो, दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। अब इसमें दिक्कतें क्या थी, एक एक करके इस पे बात करते हैं, फिर बात करते हैं मनी क्यों आई। सबसे पहले डबल कोइंसिडेंस ऑफ नीड्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ नीड्स मतलब जो चीज मुझे चाहिए वो आपके पास होनी चाहिए, जो आपके पास है वो मुझे चाहिए होनी चाहिए। समझे? मेरे पास ये मार्कर है, आपके पास ये डस्टर है। आपको डस्टर चाहिए, मुझे मार्कर चाहिए। अब ये कितना बड़ा कोइंसिडेंस है कि जो चीज मुझे चाहिए वो आपके पास है, जो चीज आपको चाहिए वो मेरे पास है। पहले तो मैं 141 करोड़ की आबादी में जाके बंदा ढूंढूं जिसके पास मेरे वाला प्रोडक्ट है जो मुझे चाहिए, और अगर मिल गया तो ये भी देखना पड़ेगा उसके पास वो चीज हो जो मुझे चाहिए और मेरे पास वो चीज हो जो उसको चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल था। डबल कोइंसिडेंस बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसकी वजह से मनी की इवोल्यूशन हुई। उसके बाद डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट्स करने में बहुत बड़ी दिक्कत आती थी। जितनी भी पेमेंट करनी होती थी वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें क्रिएट करती थी। क्यों? मान लो आज मैंने आपको बोला मार्कर मुझसे ले लो और 3 महीने बाद मुझे डस्टर दे देना। 3 महीने बाद हम ये ट्रांजेक्शन करेंगे, आज फाइनल कर लेते हैं। 3 महीने बाद क्या मार्कर में इंक बचेगी? क्या डस्टर की हालत सेम होगी? नो। अब ट्रांजैक्शन तो आज कर लिया 3 महीने बाद का, 3 महीने बाद तो सेम चीज ही नहीं है, तो ट्रांजैक्शन होगा कैसे? ये तो खाली हो गया मार्कर, ये खराब हो गया, तो कैसे करेंगे? इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? इसलिए हमें जरूरत पड़ी मनी की। ये ड्रॉबैक था इसका। आगे लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। मैं आपको दे रहा हूं 100 पेयर ऑफ शूज, मान लो। आप उसके बदले में मेरे को दे रहे हो 10 क्लोथ्स। कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं। मुझे लग रहा है यार ये तो घाटे का सौदा, बट मुझे चाहिए तो करना पड़ेगा। इसको क्लोथ्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसने बोल दिया 100 पेयर ऑफ शूज चाहिए मुझे, तो बहुत अर्जेंट बेसिस पे 100 दे दी, बट 10 ही क्लोथ है। तो क्या कर सकते हैं इसमें? लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। एक कॉमन यूनिटी नहीं है, जितनी चीजें चाहिए उतनी देनी पड़ेंगी और जितनी मुझे चाहिए वो मैं ले ही लूंगा। तो ये इसकी वजह से ये ड्रॉबैक है। इसकी वजह से हम क्या लेके आए? मनी लेके आए। आगे डिफिकल्टी इन स्टोरेज ऑफ वैल्यू। हमारी वैल्यू जो स्टोर हो रही है वैल्यू, उसमें बहुत दिक्कत है। मैंने मार्कर को और इसको वो करना है, स्टोर करना है, कॉस्ट लगेगी। ये तो छोटी चीजें हैं, मान लो मशीन है, वॉशिंग मशीन है, कुछ भी है। कमोडिटी जब चल रही थी, टेबल है,
टेबल है, कुछ भी है, उसको स्टोर करना है, कितना ज़्यादा पैसा लग जाएगा। बट मनी को स्टोर करने में कुछ पैसा नहीं लगता है। तो ये सारे ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से हम किसको लेके आए, मनी। मनी का मतलब है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या मतलब है मनी का, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी वर्क्स एज एन इंस्ट्रूमेंट, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड ट्रांजेक्शंस। जैसे इंडिया में रुपी है, यूएसए में डॉलर है, कनाडा में कैनेडियन डॉलर है, दुबई में दिरहम है, रशिया में रिंगट है, ऐसी बहुत सारी करेंसीज जो अलग अलग कंट्रीज में यूज होती हैं, दैट इज कॉल्ड मनी। इसको क्या बोलते हैं, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मैंने कोई सामान देना, मैं दुकानदार के पास गया, मैं क्या मार्कर चाहिए, कह रहा 20 रुपए दे दो, 20 रुपीज दे दिए, मार्कर मिल गया, परचेज ऑफ ट्रांजेक्शन, तो मनी की जरूरत पड़ी। बार्टर सिस्टम खत्म करके हम एक ऐसी करेंसी, ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज लेके आए जिससे ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो पाए, किसी को किसी के बदले कुछ चीज ना देनी पड़े, बट मैं एक ट्रांजैक्शन को इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करूं। बार्टर सिस्टम में परचेज एंड सेल एक ही टाइम पे होता था। क्यों, मैं कुछ बेचूंगा, सामने वाले को खरीदना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बार्टर है, मैंने देना उसने लेना है। यहां पे परचेज और सेल ट्रांजैक्शन अलग अलग हो गए हैं। चाहे परचेज करो चाहे सेल करो, अलग अलग टाइम पे कर सकते हो। मैंने मार्कर खरीदना है, खरीद लिया, मैंने मार्कर बेचना है, बेच दिया। ऐसा थोड़ी इसके बदले में कुछ देना ही पड़ेगा, कमोडिटी नहीं देनी पड़ेगी, मनी देनी पड़ेगी। परचेज अलग तरीके से हो सकती है, सेल अलग तरीके से। अब एक क्वेश्चन आता है बहुत बार मनी के ऊपर, मनी इज व्हाट मनी डज। मनी वही है जो मनी करती है। क्या करती है मनी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकंड, स्टोर ऑफ वैल्यू। इसके फंक्शंस भी यही हैं, इसके फीचर्स भी यही हैं, इंपॉर्टेंस भी सब कुछ यही है। हम स्टोर करके रख सकते हैं, कोई कॉस्ट की जरूरत नहीं है। जेब में पैसा रख लिया, कोई कॉस्ट थोड़ी लग रही है। अलमारी में पैसा रख दिया, बैंकों में पैसा रख दिया, कॉस्ट नहीं लग रही। अब अगर यही चीज हो, टेबल हो, फोन हो, मार्कर हो, पेन हो, कुछ भी हो, उसके लिए कॉस्ट लगेगी। स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। कह रहे मनी से स्टैंडर्ड बन जाता है। मैंने बोला था ना आपको 3 महीने बाद मार्कर देना है, बट सेम कंडीशन नहीं रहेगी। बट मनी से अगर ट्रांजैक्शन करना है, 3 महीने बाद भी 2000 रुपए देने हैं, 3 महीने आज अगर बात करो तब भी 2000 देने हैं, सेम ही वैल्यू रहेगी। बट अगर 3 महीने बाद मार्कर देना है, मार्कर की कंडीशन सेम नहीं रहेगी, बट 2000 तो 2000 ही रहेगा ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी। वो तो सेम ही रहेगा ना मार्कर की वैल्यू। मार्कर 20 रुपए का है, आज ले लो, 3 महीने बाद ले लो। बट इसके कमोडिटी एक्सचेंज में बात करूं, इसके बदले में मैंने डस्टर करना था, डस्टर, और इसकी हालत क्या होगी 3 महीने बाद हमें नहीं पता। मतलब डेफर्ड पेमेंट के लिए, फ्यूचर पेमेंट के लिए भी हमारे लिए सबसे बेस्ट क्या है, मनी। उसके बाद मेजर ऑफ वैल्यू। हम इसको नाप सकते हैं, 100 रुपए, 500 रुपए, 2000, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, इसमें तो नापा ही नहीं जा सकता। अब मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू, मैंने तो एक्सचेंज कर लिया। क्यों, मुझे ये चाहिए था, उसको ये चाहिए था, हमने एक्सचेंज कर लिया। बट ये नहीं पता ना इसकी वैल्यू क्या है। सामने वाले बंदे को ऐसा लग रहा है यार मैंने इसके बदले में शायद कोई छोटी सी चीज़ ले ली, शायद इसके बड़े में मेरा फ़ायदा हो गया। अब मैं बोलूँ इसके बदले में फ़ोन एक्सचेंज करना है, तो कितना बड़ा बात हो जाएगी। अब वैल्यू तो पता नहीं है, अब पता है वैल्यू की, ये तो 20 का है, वो 50,000 का, 10,000 का, 40,000 का, जो भी है। तो ये वैल्यू हमें मनी से ही पता लगती है। ठीक है, तो ये बेसिक्स है, मनी इज व्हाट मनी डज और ड्रॉबैक्स। आगे बात करते हैं, बहुत ज्यादा ये टॉपिक आता है। 4 तरीके की मनी होती है, फिएट मनी, फिडुशियरी मनी, क्रेडिट मनी, और एक और तरीके की मनी होती है विच इज फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी, इनको ध्यान से समझना एक बार। फिएट मनी का मतलब ऐसी मनी जो ऑथराइज हुई है आपकी गवर्नमेंट से। सरकार ने बोला कल से ये पेंसिल काम करेगी 40 रुपए के नाम पे,
जिसके पास ये पेंसिल है वो 40 रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकता है। वैसे इसकी वैल्यू कितनी है? 2 रुपए 3 रुपए। अब 40 रुपए सरकार ने बोल दिया, लोग पेंसिलें इकट्ठी करनी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अब वो कितने में जाएगी? 40 रुपए में। एक नोट आता है हमारा 2000 का, उस नोट को प्रिंट करने में 3 रुपए से कम लगता है, बट उस पर कितना लिखा हुआ है? 2000। प्रिंट करने में उस नोट को आरबीआई को 3 रुपए से भी कम लगता है, लेकिन उसके ऊपर कितना लिखा हुआ है? 2000। वो चलता कितने में? 2000 रुपए में। फिएट मनी जो ऑथराइज कर दिया सरकार ने, डीमोनेटाइजेशन हुई, सरकार ने बोला लीगल टेंडर नहीं है, ठीक है नहीं है तो नहीं चलाएंगे। सरकार ने बोल दिया इसको लीगल टेंडर मान लो, वो चला लेंगे। सरकार ने बोला इसकी कैप का 50 रुपए में करने शुरू कर दो, किसी को कैप दे दोगे 50 रुपए का काम हो जाएगा, मानना शुरू कर देंगे। दैट इज कॉल्ड फिएट मनी, ऑथराइज्ड बाय द अथॉरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। फिड्यूशियरी मनी दैट बेस्ड ऑन ट्रस्ट। चेक, बैंक ड्राफ्ट, मैंने आपको चेक दिया, मैंने बोला मेरे खाते से पैसे निकाल लेना, वो चेक एक पैसे का काम कर रहा है, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड फिड्यूशियरी मनी। चेक आपको दिया 10,000 का, आपने बैंक में गए 2-3 दिन में कैश करवाया, आपके पास पैसा आ गया। एक ट्रस्ट के बेसिस पे मैंने आपको एक कागज दिया जिसको चेक बोलते हैं, और आपने कंसीडर कर लिया कि हाँ इससे पैसा बैंक में जाके मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड फिड्यूशियरी मनी। फिर आता है फुल बॉडीड मनी, बहुत ध्यान से समझना। फुल बॉडीड मनी का मतलब एक चीज का प्राइस, कमोडिटी जितनी वैल्यू है उतनी उसके ऊपर लिखी हुई है। 1 रुपए का सिक्का मान लेते हैं, 1 रुपए का सिक्का, उसके ऊपर लिखा हुआ है 1 रुपया। अब मार्केट में अगर उसको बेचने जाऊंगा, 1 रुपए के सिक्के को यूज करने नहीं, बेचने जाऊंगा, तो मान लो वो 1 रुपए में बिक रहा है, उसको बोलते हैं फुल बॉडीड मनी। जितना ऊपर लिखा है उतने में ही चल रहा है और उतनी ही उसकी वैल्यू है। मतलब मनी वैल्यू इज इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू। जितना सिक्का कबाड़ी वाला लेगा जितने में, उतना ही ऊपर लिखा हुआ है। मतलब मनी वैल्यू कमोडिटी वैल्यू बराबर है। दैट इज कॉल्ड फुल बॉडीड मनी। क्रेडिट मनी, मनी वैल्यू ज्यादा है, कमोडिटी वैल्यू कम है। मतलब 2000 रुपए का नोट, ये रहा 2000 रुपए का नोट। मैंने आपको क्या बोला, प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी आती है इसको? 3 रुपए। अगर बाहर इसको बेचने जाऊंगा नोट को, मान लो सरकार ने बोल दिया लीगल टेंडर नहीं है, अब बेचने जा रहा हूं नोट, वो कह रहा है इसको तो कबाड़िए के भाव लेंगे, 1 रुपए का लेंगे, 2 रुपए का लेंगे। ऊपर कितना लिखा हुआ है? 2000। मतलब इसकी मनी वैल्यू ज्यादा है, कमोडिटी वैल्यू कम है। दैट इज कॉल्ड क्रेडिट मनी। जिसकी मनी वैल्यू ऊपर लिखी हुई वैल्यू ज्यादा हो, बट अगर वैसे बेचने जाऊं उस चीज को, उसकी वैल्यू बिल्कुल नहीं है या 1-2 रुपए बहुत कम है। दैट इज कॉल्ड क्रेडिट मनी। और आप बोलोगे सर ऐसा भी हो सकता है क्या जिसमें कमोडिटी वैल्यू ज्यादा हो? ऐसा नहीं हो सकता। एग्जांपल दूं, मान लो 5 रुपए का गोल्ड का सिक्का है, सोने का सिक्का, जिसके ऊपर 5 रुपए लिख दिया सरकार ने। क्या कोई उसको 5 रुपए में चलाएगा? कोई नहीं चलाएगा। उसको पिघला पिघला के मार्केट में बेच देंगे, है ना। 5 चलाएंगे थोड़ी, उसको पिघला के मार्केट में बेचना शुरू कर देंगे। कोई चेन बना रहा है, कोई मुंदरी बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना। कमोडिटी वैल्यू ज्यादा नहीं होती, मनी वैल्यू ही ज्यादा होगी। जैसे इस केस में है 2000 रुपए के नोट, ऊपर लिखा है और मार्केट वैल्यू कम है। ये होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ मनी। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका एक और है। अगर मान लो, अगर इसकी फोटो लेनी है तो एक बार ले सकते हो, मैं इरेज कर देता हूं फिर। डन। चलो बात करते हैं मनी सप्लाई के ऊपर। मनी सप्लाई कि मनी सप्लाई होता क्या है। अब हमें पता है, एक सिंपल सी एग्जांपल बताता हूं। हमारा देश, हमें पता है कि वी बिलोंग टू पुअर कंट्री, जहां पे बहुत गरीब लोग रहते हैं। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। मुझे पता है यहाँ पे पुअर कंट्री है, इतने ज़्यादा लोग नहीं रहते। मुझे पता है कि हमारे पास आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो नोट छापती है। हमारी कंट्री गरीब है, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है, मोदी सरकार को भी पता है और आरबीआई को भी पता है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि करेंसी नोट छाप दें। हमारे पास ही तो है मशीन आरबीआई के पास, जाके सबको पैसा ही पैसा दे दे, है ना। 141 करोड़ की आबादी है, सबके लिए छाप दो थोड़ा थोड़ा पैसा, क्या दिक्कत है? क्या पेज नहीं है हमारे पास? सोचने वाली बात है ना।
क्या हमारे पास पेपर नहीं है क्या जिस पे छापते हैं? या दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यहाँ है कि वर्ल्ड बैंक हमें छापने नहीं दे सकता। वर्ल्ड बैंक कहता है आपके पास जितना गोल्ड और फॉरेक्स रिजर्व है उतना ही आप करेंसी प्रिंट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। जितना गोल्ड और जितना फॉरेक्स रिजर्व है, डॉलर, रिंगिट, दिरहम, बाहर की करेंसी आपके पास है, दोनों का टोटल जितना है उतना ही इशू कर सकते हो, उसके ज्यादा नहीं। हम नहीं, कोई भी कंट्री नहीं कर सकती। तो ये तो हमारे हाथ में नहीं है। अब पैसा छाप के कौन दे रहा है? आरबीआई। आरबीआई कहता मनी सप्लाई आती कैसे है? फॉर्मूला है M1 का, C प्लस DD प्लस OD। M1 मतलब मेजर ऑफ मनी सप्लाई। मैं कैसे देखूं पूरे इंडिया में कितना पैसा है? मुझे ये जानना है पूरे इंडिया में कितना पैसा है अभी के टाइम पे। हाउ वी कैन फिगर इट आउट? सी, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। लोगों के पास घरों में, अलमारियों में, जेबों में कितना पैसा पड़ा है, पहले तो वो काउंट करूंगा। दूसरा, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक विद कमर्शियल बैंक। बैंकों के पास कितना पैसा पड़ा है पब्लिक का, वो डिमांड डिपॉजिट। अदर में नबार्ड ने विद आरबीआई कितना पैसा रखा हुआ है। फॉरेन बैंक ने विद आरबीआई कितना पैसा रखा हुआ है। थर्ड, आईएमएफ के पास कितना पैसा पड़ा है। ये सबका टोटल करके मुझे पता चल जाएगा एक इकोनॉमी के पास कितना पैसा है। C प्लस DD प्लस OD, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, पब्लिक की जेबों में, अलमारियों में कितना पड़ा है, उनका बैंक्स में कितना पड़ा है, और आरबीआई ने किसका? नबार्ड का, फॉरेन बैंक्स का, और आईएमएफ के पास कितना पैसा पड़ा है। ये सारा इकट्ठा करके एक M1 बनता है, दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। इतना पैसा पड़ा है हमारे पास, किसका? पूरी इकोनॉमी का इतना पैसा अभी फ्लोट हो रहा है। दिस इज कॉल्ड मनी सप्लाई। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत बार सवाल आता है कि क्या जो सप्लायर होते हैं मनी के वो भी काउंट होते हैं? नहीं, जो सप्लाई कर रहा है, हमें सप्लाई कौन कर रहा है? आरबीआई। तो आरबीआई के पास जो पैसा पड़ा है वो काउंट नहीं होगा मनी सप्लाई में। आरबीआई के पास जो पैसा पड़ा है वो मनी सप्लाई में काउंट नहीं होगा। सप्लायर जो होता है मनी सप्लाई का, उसका पैसा काउंट नहीं होता। क्लियर है? ये हमारा चैप्टर है मनी सप्लाई। इसमें एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको नोट कर लेना अच्छे से। बहुत बार शॉर्ट नोट में भी आता है हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी का मतलब क्या होता है? जो डिमांड डिपॉजिट है, बैंकों के पास पब्लिक का पैसा पड़ा है, वॉल्ट कैश, जो कमर्शियल बैंक के पास अपना पैसा पड़ा है, इन दोनों को हम हाई पावर्ड मनी बोलते हैं। जो वॉल्ट कैश पड़ा है कमर्शियल बैंक के पास और डिमांड डिपॉजिट पड़ा है, इनको हम बोलते हैं हाई पावर्ड मनी। इसके अलावा कमर्शियल बैंक का जो पैसा पड़ा है आरबीआई के पास, कमर्शियल बैंक का पैसा विद आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स मनी विद आरबीआई, दिस इज कॉल्ड हाई पावर्ड मनी। यहां पे पैसा पब्लिक का नहीं, पब्लिक का ये है डिमांड डिपॉजिट, देन वॉल्ट कैश, देन कमर्शियल बैंक ने जो आरबीआई के पास अपना रिजर्व रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड हाई पावर्ड मनी। इसमें जो मेजर क्वेश्चन बनते हैं, फर्स्ट वन इज व्हाट डू यू मीन बाय हाई पावर्ड मनी। इसके बाद क्वेश्चन बनता है हमारा हाई पावर्ड मनी के बाद मनी इज व्हाट मनी डज। फिर क्वेश्चन बनता है मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई और टाइप्स। इसमें से कुछ भी शॉर्ट नोट में 3-4 नंबर में आपको आता ही आता है, क्योंकि 6 नंबर में ये चैप्टर और अगले चैप्टर में से क्वेश्चन आना है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट मनी चैप्टर, एंड इसके बाद मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा बैंकिंग चैप्टर की। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू एवरीवन।